तो आइए आज हम स्टडी करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी जो द्रव्य है, अभी हमने पढ़ा था कि द्रव्य किसको कहते हैं तो बताया गया था कि द्रव्य जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर। आप यह जानते हैं कि द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं संभव हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अभी जो फिगर दिखाया गया है, जैसे ठोस है तो इसमें देखिए जो अणु या परमाणु जो भी हैं हमारे द्रव्य या मैटर के ठोस अवस्था में क्या है, देखिए एक के ऊपर एक सटे हुए हैं, पास पास हैं, कोई ज़्यादा बीच में गैप नहीं है। इसमें द्रव में देखिए, द्रव में क्या है कि कुछ ज़्यादा दूर है, ठोस की तुलना में कुछ ज़्यादा दूर है। और गैस में देखिए बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। और ठोस में ये मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी की सतह पर है ठोस में, और अगर एक अणु है तो उसके ऊपरी सतह से टच है, देखिए टच है। तो ठोस में क्या है कि पृथ्वी की सतह नहीं छोड़ते। अगर पृथ्वी की सतह छोड़ा है तो जो ऊपर वाला अणु है वो नीचे वाले अणु की सतह पर रहता है। लेकिन द्रव में क्या है, पृथ्वी की सतह पर है और एक दूसरे के टच में भी नहीं है। देखिए टच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर रहेगा, ये ऊपर नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, इतना बर्तन जो है इसकी सतह पर ही यहाँ तक है। और गैस में क्या है, ये देखिए ऊपर तक आ गए। ये अगर बंद ना होता तो ये अणु और ऊपर निकल जाते। तो ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है कि जो द्रव है, द्रव में जो है पृथ्वी की सतह पर रहेंगे ठोस में, और द्रव में पृथ्वी की सतह पर रहेंगे और जरूरी नहीं कि एक दूसरे से टच में हो, दूर दूर भी हो सकते हैं। और गैस में क्या है, पृथ्वी की सतह छोड़ भी सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस में कणों की व्यवस्था, तो इसको आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते, ध्यान दीजिए। द्रवों में कण पास पास होते हैं फिर भी ये गति कर सकते हैं। जैसे पानी है, देखिए पानी बर्तन में भरा रहता है लेकिन वो इधर उधर चल सकता है। लेकिन ठोस में जैसे नमक भर दिया जाए तो इधर उधर चलता नहीं। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं। ये बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अवलक्षण होते हैं। यहाँ तक हाईलाइट करना। अब देखिए, कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अवलक्षण होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। तो जाहिर सी बात है कि ठोस जो है
वो इधर उधर चल फिर नहीं सकता, इसलिए उसका निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसके कण इधर उधर घूम सकते हैं। तो अगर उसका आयतन 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, परंतु जिस भी बर्तन में भर दिया जाएगा वो उसी का आकार ले लेगा। जैसे दूध है हमारे पास, अगर उसको थाली में रख देंगे तो रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन थाली का आकार ले लेगा। अगर उसको हम गिलास में भर देंगे तो रहेगा 1 लीटर, लेकिन गिलास का आकार ले लेगा। तो आकार बदल जाएगा लेकिन रहेगा वो 1 लीटर ही। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती हैं जिसमें उसे रखा जाता है। तो गैस है, गैस के चूंकि अणु सतह छोड़ देते हैं, इसलिए उसका ना आकार, गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। तो ध्यान देना है कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहता है। द्रव का आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता, जबकि गैस का आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। तो जिस भी बर्तन में बंद कर दोगे वो उसी का आकार ले लेगी और उतने ही बड़े आयतन में फैल जाएगी। तो ना आयतन निश्चित है और ना आकार निश्चित है। ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तनों द्वारा द्रव्य की इन 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दें तो द्रव्य इन 3 अवस्थाओं में एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि ठोस है, ठोस को अगर ठंडा कर दिया जाए, ठोस को अगर गर्म कर दिया जाए, देखिए निशान जो तीर का है उसको समझिए, ठोस से इधर को चल रहा है। तो ठोस को अगर गर्म कर दिया जाए तो चूंकि गर्म का मतलब हीट, एनर्जी है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जब किसी को ऊर्जा मिल जाती है तो वो उछलने लगता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप ही को पैसा मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, तो आप कुछ न कुछ आगे उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी उछलने लगेंगे। तो इस तरह से अगर ध्यान रखेंगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो ठोस को गर्म किया गया यानी ऊष्मा दी गई तो उसके अणु उछलने लगे, यानी अपनी जगह से ऊर्जा लेकर के, क्योंकि ताकत आ गई, स्थान को छोड़ने लगे, सतह को छोड़ने लगे, तो ठोस से द्रव अवस्था बन गई। अब द्रव को अगर ऊष्मा मिल जाए तो द्रव के अणु और उछलने लगेंगे, द्रव के परमाणु और उछलने लगेंगे। तो अभी तो ठोस में एक ही स्थान पे थे, गर्म किया गया तो सतह पर ही हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। लेकिन जब और ऊष्मा दे देंगे तो वो उड़ने भी लगेंगे, पृथ्वी की सतह को छोड़ने भी लगेंगे, तो गैस अवस्था में हो जाए। तो जब भी ध्यान दीजिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और किसी को ऊर्जा दिया जाएगा तो वो उछलने लगेगा, यानी ऊर्जा लेकर के अपने स्थान छोड़ने का प्रयास करेगा। तो ठोस को जब ऊष्मा दी गई तो उसके अणु जो पास पास थे वो स्थान छोड़ने लगे और इधर उधर जाने लगे। तो हमने पीछे पढ़ा है कि द्रव के जो अणु होते हैं वो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो द्रव में बदल गया ठोस जब ऊष्मा मिली, और द्रव को जब ऊष्मा मिली तो हमने पढ़ा है कि द्रव को जब ऊष्मा मिली तो वो उसके अणु स्थान छोड़ेंगे। तो पहले तो अपने सतह पर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, परंतु अब सतह छोड़ने लगे क्योंकि और ऊर्जा मिल गई, तो गर्म करने पे वो गैस अवस्था में आ गए। अब इसी का विपरीत देखिए, अब तीर इधर को लगा है, तो इसका मतलब है कि गैस से अगर हम ठंडा कर दें यानी ऊष्मा निकाल लें, तो उससे जब ऊर्जा निकाल लेंगे तो वो फिर उड़ रहे थे तो अपने स्थान पर बैठने लगेंगे, तो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। अब द्रव को जब ठंडा करेंगे यानी द्रव से ऊष्मा निकाल लेंगे, तो जो इधर उधर भाग रहे थे सतह पर वो और पास पास आकर के एक दूसरे के पास बैठने लगेंगे, तो ठोस अवस्था में बदल जाएंगे।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। को बॉक्स में बंद कर देंगे। सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को गर्म करने पर वो गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वो द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है और अधिक ठंडा करने पर वो द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब द्रव्य का वर्गीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कक्षा 9 में पाठ 2 में आप जान चुके हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। In class 9th chapter you have learned that at the microscopic or bulk level, माइक्रोस्कोपिक मतलब स्थूल बड़े पैमाने पर, और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो पदार्थ को या द्रव्य को हम मिश्रण या शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें और आगे चित्र 1.2 के अनुसार उप विभाजित किया जा सकता है। जैसे मैटर है, इसको मिश्रण यानी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में पहले वर्गीकृत किया गया। फिर मिश्रण में समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस, विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस और शुद्ध पदार्थ में तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्य को, इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए मैटर यानी द्रव्य को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया गया। फिर इसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो प्रकार के मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया। अब देखिए, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से ध्यान से सुनिए, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक है, नमक में सारे नमक के कण एक ही तरह के हैं, संघटक कण रासायनिक रूप से समान, सब NaCl ही है सब, तो इसे हम शुद्ध पदार्थ में गिनती करेंगे। चीनी देख लें, चीनी के सब कण चीनी ही हैं, तो ये रासायनिक रूप से समान है, संघटन कण, तो इसलिए शुद्ध पदार्थ कहेंगे। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, जो मिश्रण होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कण। शुद्ध पदार्थ जिसमें मिश्रण, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है तो उसे मिश्रण के घटक कहते हैं। किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। अगर हम मिश्रण की बात करें तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के कण जो है किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, हवा में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम प्रकार की हवा में, चाय
चाय में भी चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, सभी मिश्रण होते हैं। कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है, यानी होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस हो सकता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। तो जो समांगी मिश्रण है उसमें क्या है कि घटक एक दूसरे में मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब देखिए समांगी विषमांगी किसको कहते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। जो कंपोनेंट हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे पर मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जैसे जल में चीनी मिला दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे ज्यादा है ऊपर कम है। अगर सही से चीनी मिला दी जाए तो पूरे गिलास में जितना भी शरबत है उसमें पूरे में चीनी ऊपर से नीचे तक एक ही समान मात्रा में पाई जाएगी। तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा है, एक कमरे की हवा की तुलना करें तो इस कमरे की हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि एक जगह नाइट्रोजन ज्यादा है दूसरी जगह ऑक्सीजन ज्यादा है तीसरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऐसा नहीं है, सब जगह बराबर ही है। तो इसे समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिश्रण कहते हैं। जल में चीनी का विलयन और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण है। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता। कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण में। उदाहरण के लिए चीनी और नमक तथा दाल के दानों और गंदगी प्राय छोटे टुकड़े के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। जैसे चीनी में नमक मिला दिया जाए, दाल में गंदगी के छोटे छोटे कण, ये सब विषमांगी है। कहीं है कहीं नहीं है, एक साथ पूरे जगह समान नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों के कई अन्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आसवन आदि भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक इट इज वर्थवाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड माना अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। कुछ भौतिक क्रिया हैं जिनके द्वारा जो विषमांगी मिश्रण है उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, सामान्यतः हाथ से बिन करके अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, छान करके अलग कर सकते हैं। या क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जैसे कोई ठोस है द्रव में तो उसको ठंडा कर दिया जाए तो जो ठोस के कण है वो तो जम जाएंगे और जो द्रव है वो द्रव ही रहेगा, तो क्रिस्टल के रूप में नीचे जम जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। और डिस्टिलेशन का मतलब आसवन, हिंदी में आसवन का मतलब होता है पहले गर्म किया जाए फिर उसको ठंडा किया जाए, तो ठंडा करने पे वो चीज बूंद के रूप में अलग टपक टपक के इकट्ठा हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि जो शराब बनाते हैं तो शराब में क्या होता है, महुए को डाल दिया जाता है, 3-4 दिन रखा जाता है तो उसमें एल्कोहल बन जाता है। अब एल्कोहल को पानी से कैसे अलग करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो एल्कोहल 100 डिग्री टेम्परेचर से पहले ही भाप बना देता है। अब उसको नली द्वारा अलग कर लेते हैं, तो जो महुए के पानी है, पानी अलग और एल्कोहल अलग, इसको सिंपल डिस्टिलेशन कह सकते हैं, आसवन।
अब देखिए, शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ हैं उनके गुणधर्म जो हैं वो मिश्रण से अलग होते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रणों में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि जो शुद्ध पदार्थ हैं उनका संगठन मिश्रण से अलग होता है और जो मिश्रण होता है उनमें शुद्ध पदार्थ के ही कई पार्ट हो सकते हैं। जैसे तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण। तांबा में देखिए सिर्फ तांबा ही है, चांदी में सिर्फ चांदी ही है, सोना में सिर्फ सोना ही, पानी सिर्फ पानी ही है, ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज ही, आदि सब शुद्ध पदार्थ। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का हमने फार्मूला पढ़ा था पहले, आपको याद होगा। तो चाहे जिस किताब में देखेंगे C6H12O6 ही उसका फार्मूला मिलेगा। यानी ग्लूकोज में C कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु ही विद्यमान है, 6 परमाणु ही विद्यमान है और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अतः अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठकों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। इसको भी ध्यान दीजिए कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है इसको हम सिंपल मेथड से किसी तरीके से अलग नहीं कर सकते। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमने वर्गीकृत किया है। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, परमाणु या अणु हो सकते हैं। परमाणु और अणु में अंतर क्या है? देखिए, परमाणु का मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक H है तो वो परमाणु है। परम मतलब अणु से भी छोटा। और अणु जैसे हाइड्रोजन के 2 मिल गए H तो H2 बन गया, ये अणु हो गया। ऑक्सीजन एक ही है तो परमाणु है। ऑक्सीजन 2 मिलकर के 2 परमाणु मिलकर O2 बना दिए तो वो अणु हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, यही छोटी बातें आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आपकी पढ़ाई में मदद करेंगी। आप अपनी पिछली कक्षाओं से परमाणुओं और अणुओं से परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एकक 2 में यानी चैप्टर 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। देखिए, परमाणु मतलब ऑक्सीजन है तो O2 तो ऑक्सीजन के परमाणु OO, तांबा है Cu, Ag आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसी बात है कि अलग अलग तत्व रहेंगे यानी एलिमेंट, तो उनके परमाणु अलग अलग रहेंगे। अब एलिमेंट किसको कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। और कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। सोडियम तथा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे सोडियम हो गया तांबा यानी या तांबा Cu, इसमें एक ही, एकल मतलब एक एक करके। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए H2O2 लिखा जाता है, यानी एकल नहीं है, एक एक नहीं है, डबल डबल। जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं जो 2 या अधिक परमाणु के संयोजन से बनते हैं। अतः हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं। गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं जो क्रमशः इनके 2-2 परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। 2-2, ये देखिए नीचे फिगर बनाया गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यानी ये विभिन्न तत्वों के कुछ परमाणु। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन मिलकर H2 बना दिया तो हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है, अकेला है तो परमाणु है, अकेला है तो परमाणु है, और 2 मिल गए तो ये हाइड्रोजन का अणु बन गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन में देखिए अकेला है तो परमाणु है, अकेला है तो परमाणु है, और 2 मिल गए तो अणु बन गए। तो परमाणु और अणुओं का निरूपण।
जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात, ध्यान दीजिए निश्चित अनुपात, रेशियो फिक्स रहेगा, अनुपात में संयोजित होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में हो जाए, निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। जो कंपाउंड होता है उसके जो अणु होते हैं या परमाणु, उनको एक दूसरे से साधारण तरीके से नहीं अलग कर सकते। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को चित्र 1.4 में निरूपित किया गया है। जैसे देखिए, पानी है तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी H2O बन गया पानी। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब यौगिक है, यानी एक ऑक्सीजन दूसरा अणु है, परमाणु है, और 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। ये अलग पदार्थ है, ये अलग, यानी ये एलिमेंट हाइड्रोजन, एक एलिमेंट ऑक्सीजन मिलकर यौगिक बना लिए। अब दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, यानी निश्चित अनुपात है। अब इसको आप गर्म करके किसी तरीके से साधारण विधि से H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा गया है कि किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसा अभी हमने फिगर में देखा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से संयोजित होते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। ये अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। तो जायज भी है, हाइड्रोजन अपना अलग गुण रखता है, ऑक्सीजन अपना अलग गुण रखता है, लेकिन जब मिल करके पानी यानी H2O बना लेते हैं तो उसके गुणधर्म हाइड्रोजन से भी अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन से भी अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव है। यह भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं। ये चीज हमने समझ लिया कि अगर हाइड्रोजन है तो गैस है, ऑक्सीजन है तो गैस है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है, तेज ध्वनि के साथ जलती है, और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। लेकिन जब वही पानी बन जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके, तो वो जलने में सहायक तो छोड़ो, ऑक्सीजन जलने को बुझाने में सहायक होता है, एकदम उल्टा। तो इसलिए जब तक वो तत्व थे अलग अलग तो उनके अपने अलग गुण थे, और जब पानी बन गया तो पानी का अलग गुण हो जाएगा। अब अगला है, देखिए, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। इसको अब अगले अध्याय में हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।